हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छाया कीमतें शैडो प्राइजेस का पार्ट 2। दूसरा भाग हम इस अध्याय का पढ़ने जा रहे हैं। छाया कीमतों के अध्याय के पहले भाग में हम देख चुके हैं छाया कीमतों का अर्थ, छाया कीमतों की आवश्यकता और छाया कीमतों का निर्धारण किन विधियों से किया जाता है, जिसमें सामान्य संतुलन विधि हम उस पहले भाग में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं छाया कीमतों का निर्धारण करने की दूसरी विधि, जिसे आंशिक संतुलन विधि नाम दिया गया है। आंशिक संतुलन विधि द्वारा पूंजी, श्रम तथा अन्य विदेशी मुद्रा की कीमतों को अलग अलग निर्धारित किया जाता है। छाया कीमतों का अधिक यथार्थपूर्ण निर्धारण किया जाता है क्योंकि इससे लगभग सत्य परिणाम प्राप्त होते हैं। ये संतुलन कीमतें होती हैं जो साधनों की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित होती हैं। आंशिक संतुलन विधि में हम एक एक साधन की कीमत का निर्धारण करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पूंजी की छाया कीमत का निर्धारण करते हैं। पूंजी की छाया कीमत अर्थात ब्याज की दर का निर्धारण। पूंजी उत्पादन का एक सीमित अथवा दुर्लभ साधन है और अल्पविकसित देशों में विभिन्न प्रोजेक्ट्स में नेशनल लेवल पर इसका ऑप्टिमम एलोकेशन करने का प्रयास किया जाता है। प्रचलित ब्याज दर पूंजी की सीमितता को प्रतिबिंबित नहीं करती, अतः सीमित पूंजी के आवंटन के लिए नियोजकों को पूंजी के लिए कुछ छाया कीमत निर्दिष्ट करनी होती है और पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज का निर्धारण करने के लिए पूंजी की मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का जानना जरूरी है। लेकिन एक अल्पविकसित देश में इन तत्वों की पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसके अलावा बाजार में प्रचलित ब्याज दर तथा पूंजी की पूर्ति में बहुत थोड़ा ही संबंध पाया जाता है। इसलिए छाया ब्याज दर अथवा पूंजी की लेखा कीमत विभिन्न प्रयोगों में पूंजी की सामाजिक सीमांत उत्पादकता के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। इन विकासशील देशों में छाया ब्याज दर की गणना RM सोलो द्वारा दिए गए सूत्र की सहायता से की जाती है और अपने द्वारा प्रतिपादित सूत्र में सोलो ने ब्याज की दर को सतत वृद्धि की अधिकतम दर से संबंधित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार ब्याज की दर क्या है? P is equals to G upon S over D। G वृद्धि दर है, S अर्थव्यवस्था का कांस्टेंट सेविंग कोएफिशिएंट है और D कुल आय में लाभ का अंश है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन मैनुअल ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूंजी की छाया कीमत ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लिया गया वो है social return to capital used in the sector is equals to value of output minus cost of materials, depreciation and labor। यानी उत्पादन के मूल्य में से यदि मूल्य ह्रास, श्रम और सामग्री की कीमत लागतों को घटा दिया जाए और उसमें निवेश का भाग दे दिया जाए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तब हमें किसी क्षेत्र विशेष में उपयोग की जाने वाली पूंजी से मिलने वाले सामाजिक प्रतिफल का पता चलता है। सोशल रिटर्न टू कैपिटल यूज्ड इन दैट स्पेसिफिक सेक्टर। इस सूत्र में प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्त सामाजिक प्रतिफल की गणना श्रम, विदेशी विनिमय और अन्य वस्तुओं की छाया कीमतों के आधार पर की गई है। निवेशित पूंजी का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से माल और अन्य वस्तुओं, श्रम आदि की लागतों को घटाते हैं और पूंजी पर सामाजिक प्रतिफल की गणना प्रोजेक्ट्स के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में उन क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां पर पूंजी का प्रतिफल सबसे अधिक होता है। प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी के प्रतिफल को आंकते हुए परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाता है, परंतु इस सूत्र में कुछ विसंगतियां हैं। जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज की दर की गणना करना एक जटिल कार्य होता है जब हायर और लोअर लेवल पर और गहनता वाले प्रोजेक्ट जब शुरू किए जाते हैं उस समय ये समस्या होती है। इसके अलावा छाया ब्याज दर में दोहरे सूचकांक अस्पष्टता पाई जाती है जो इसके प्रयोग को भ्रामक बना देती है। ब्याज दर एक स्टॉक और फ्लो दोनों की धारणा है
अतः छाया ब्याज दर एक एकल माप नहीं है, बल्कि यह स्टॉक और प्रवाह के संबंध से संबद्ध है। वास्तव में एक विकासशील अर्थव्यवस्था में टिकाऊपन के विभिन्न कोटियों के, विभिन्न श्रेणियों के बहुत अधिक विविधता के स्टॉक होते हैं। इसी प्रकार छाया ब्याज दर की गणना एक जटिल और संदिग्ध कार्य बन जाता है। इसलिए इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के लिए छाया ब्याज दर, शैडो प्राइसेस की गणना करने का एक उपयुक्त सूत्र हम इस प्रकार ले सकते हैं। R यानी कि छाया ब्याज दर, शैडो प्राइस, शैडो इंटरेस्ट, R यानी शैडो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू G यानी ग्रोथ रेट, G अपॉन SP यानी लाभ प्राप्तकर्ताओं की बचत की दर, प्लस 1 माइनस PY, यहाँ पर PY कुल आय में लाभ का अंश है, ओवर PY इंटू SW, SW है मजदूरी कमाने वाले लोगों की बचत की दर। अब हम श्रम की छाया कीमत निकालते हैं, शैडो प्राइस ऑफ लेबर। कुशलता की दृष्टि से श्रमिकों में भिन्नता होती है, इसलिए इनके जो पारितोषिक है, इनकी जो मजदूरी है वो भी भिन्न भिन्न होती है। और श्रमिक कुछ प्रशिक्षित होते हैं, कुछ ट्रेंड होते हैं, कुछ अनट्रेंड हैं, इसलिए उनकी छाया कीमत भी एक जैसी नहीं हो सकती। विभिन्न प्रकार के श्रम के लिए विभिन्न छाया कीमत होनी चाहिए, क्योंकि श्रम अन्य साधनों की तरह नहीं होता। श्रम की छाया कीमत का निर्धारण इसलिए जटिल हो जाता है। और श्रम की छाया कीमत के निर्धारण में निम्न समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं। जैसे सबसे पहला है, अल्प विकसित और जनाधिक्य वाले देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में अतिरेक पाया जाता है, जिनकी सामाजिक सीमांत उत्पादकता शून्य मानी जाती है। लेकिन इन अप्रशिक्षित श्रमिकों छाया कीमत अर्थात छाया मजदूरी दर शून्य नहीं मानी जा सकती। इन अप्रशिक्षित श्रमिकों की छाया कीमत धनात्मक होनी चाहिए, और जब ऐसा श्रम निर्माण कार्यों पर लगाया जाता है तो उसे एक न्यूनतम निर्वाह स्तर की मजदूरी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। श्रम एक मानवीय साधन है, जिसे इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि वह अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सके। अतः छाया मजदूरी दर किसी भी दशा में सबसिस्टेंस लेवल से नीचे नहीं जानी चाहिए। सभी तरह के श्रमिकों की सीमांत सामाजिक अवसर लागत को शून्य नहीं माना जा सकता। स्पष्ट रूप से छाया मजदूरी दर एक ऐसा ढांचा प्रचलन में होना चाहिए जिसमें हर तरह के श्रमिकों की अलग अलग दरें हों। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार यह मानकर कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त श्रम नहीं पाया जाता, लेकिन कृषि क्षेत्र में अप्रशिक्षित श्रम की पूर्ति अधिक है, विभिन्न प्रकार के श्रम की छाया कीमतों की गणना करने के लिए श्रमिकों को ग्रामों से औद्योगिक क्षेत्र में ले जाने, गृह तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा उनको प्रशिक्षित करने की लागत पर आधारित किया जा सकता है। अल्पविकसित देशों में कृषि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त श्रम पाया जाता है। ऐसा श्रम जब औद्योगिक क्षेत्र अथवा कृषि परियोजनाओं में कार्य हेतु किया जाता है, तब उसका मूल्य निर्धारण किस तरह से होगा, उसे प्रोफेसर लिटिल और मिडलीज ने निम्नानुसार व्यक्त किया है। ऐसे अकुशल श्रम की, अनस्किल्ड लेबर की इकोनॉमिक कॉस्ट में उत्पादन के निम्न अंश शामिल होते हैं। कृषि क्षेत्र से हटाए गए श्रमिकों के फलस्वरूप त्याग किया गया उत्पादन M से डिनोट किया है। ऐसे श्रमिकों द्वारा अपनी समस्त मजदूरी बिल का उपभोग, जिसे C से डिनोट करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उपभोग होता है। यदि ये श्रमिक रोजगार में न लगाए जाते तो सरकार के पास C-M होता, जो कि बचत है। अतः श्रम लागत क्या हो गई, M प्लस C-M। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है, जब अतिरिक्त उपभोग करने लगता है तब वह पहले से अच्छी स्थिति में हो जाता है। यह एक तरह से परियोजना के कारण हुआ लाभ है। बचत को रोकने के लिए इस लाभ का एक घटक S द्वारा बट्टा करना चाहिए, जहां उपभोग की C इकाइयां बराबर हैं बचत की 1 इकाई के। अतः यहाँ पर छाया मजदूरी दर क्या होती है, SWR is equals to M plus C minus M minus C minus M over S,
और इससे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तब हमारे पास आता है C माइनस M अपॉन S। SWR यानी कि शैडो वेज रेट को विदेशी विनिमय में मापने के लिए श्रमिकों के उपभोग C और त्याग किए गए उत्पादन M को सीमा कीमतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे समीकरण हमारा बन जाता है कि शैडो वेज रेट इज इक्वल्स टू C स्टार माइनस C स्टार माइनस M स्टार अपॉन S। यदि ये मान लिया जाए कि S बराबर 1 है, तब शैडो वेज रेट क्या हो जाएगी, M के बराबर होगी। और यदि S 0 मान ली जाए तब शैडो वेज रेट C के बराबर हो जाएगी। और हम यूनिडू ने छाया मजदूरी दर के लिए ये समीकरण भी प्रस्तुत किया है कि शैडो वेज रेट इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस स्मॉल s माइनस 1 W, जहां पर M क्या है, त्याग किया गया उत्पादन, तथा S माइनस 1 W ये पूंजीपतियों की बचत की दर है। अब हम देखते हैं विदेशी विनिमय की छाया कीमत। विदेशी विनिमय की छाया कीमतों का ज्ञान होना विकासशील देशों के नियोजकों के लिए आवश्यक होता है। अधिकांश अल्प विकसित देश भुगतान शेष की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे देशों में सरकारी विनिमय दर से ऊंची विनिमय की लेखांकन दर निश्चित करके भुगतान शेष में एक कृत्रिम संतुलन प्राप्त किया जाता है। इस इष्टतम विकास योजना में विदेशी विनिमय की छाया कीमत निर्यातों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन की बढ़ती लागत और आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने की बढ़ती लागत दोनों के बराबर होगी। कई अवस्थाओं में पहले का अनुमान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि अल्पविकसित देशों में कम से कम निकट भविष्य में सापेक्षतया कुछ संभाव्य निर्यातें होती हैं। इसके लिए परियोजना में विदेशी मुद्रा की लागत को हम वेटेड किया जाता है। प्रोफेसर लिटिल के अनुसार मान लीजिए कि विदेशी विनिमय की लेखांकन कीमत उसकी बाजार कीमत से 50% ऊंची है, तो भुगतान शेष पर एक प्रोजेक्ट के शुद्ध प्रभाव को राष्ट्रीय आय पर प्रभाव के अतिरिक्त 0.5 का भार देना चाहिए। यह सभी विदेशी विनिमय लागतों और अर्जनों को 1.5 की कीमत पर मूल्य देने के बराबर है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हर प्रोजेक्ट के लिए विदेशी मुद्रा को समान रूप से भारित किया जाए, क्योंकि हर परियोजना में विदेशी मुद्रा का भाग दूसरी से भिन्न होता है। डॉक्टर लिटिल कहते हैं कि इजराइल ही एक ऐसा विकासशील देश है जिसमें विदेशी मुद्रा की छाया कीमत को इस विधि से अनुमानित किया जाता है। एक अन्य विधि के अनुसार विकल्प यह सुझाव दिया गया कि विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की गणना करनी चाहिए। जहां पर दोनों संतुलन में हो वहीं पर दर का निर्धारण किया जाना चाहिए। लेकिन विकासशील देशों में जहां विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं क्षेत्र तथा परियोजना के अनुसार भिन्न होती हैं, वहां यह विधि व्यवहारिक नहीं है। यहाँ तक कि विनिमय की एकल छाया दर भी समयोपरि लागू नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में छाया कीमत। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ साधनों के संबंध में जिनका विनिधान अनुकूलतम नहीं है और नियोजन की दृष्टि से जिनका अनुकूलतम विनिधान जरूरी है, उनके संबंध में भी छाया कीमतों का प्रयोग किया जा सकता है। संबंधित साधनों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग तकनीक से विभिन्न उत्पादन इकाइयों को संबंधित साधनों की दी जाने वाली मात्रा हम निर्धारित कर सकते हैं। ड्यूअल प्रॉब्लम के रूप में शैडो प्राइस हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अल्प विकसित जो मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर नियोजन के लिए कुछ साधनों के अनुकूलतम विनिधान को सुनिश्चित करने के लिए छाया कीमतों की सहायता ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी निर्णय आर्थिक आधारों पर लिए जाएं और उन्हें दक्षता और निष्पक्षता से लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो साधन विनिधान अनुकूलतम होने की जगह और भी अधिक विकृत होने का खतरा बढ़ जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमीज में जो तय साधन विनिधान लाइसेंस के माध्यम से लागू किया जा सकता है और छाया कीमतें कर और अनुदान के ढांचे के रूप में लागू की जा सकती हैं। यदि बाजार कीमतें छाया कीमतों से अधिक हैं, तो क्रेताओं को खरीदने वालों को अनुदान वाली प्रशासनिक मशीनरी इस तरह की व्यवस्था को सही रूप से लागू कर पाएगी
इसमें न केवल संदेह है बल्कि भारत जैसे अल्पविकसित देश में वर्तमान प्रजातांत्रिक ढांचे में ये असंभव प्रतीत होता है। छाया कीमत और सामाजिक कीमत का संबंध अब देखते हैं। छाया कीमत साधनों के मूल्य के बराबर हो अथवा उससे कम या अधिक, इस बारे में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार छाया कीमतों के मूल्य के कम या अधिक होने पर साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो सकता। दूसरी ओर कुछ अन्य विशेषज्ञ कीमतों के मूल्य से भिन्न होने की वकालत करते हैं। इनका पहला तर्क प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने के रूप में है। इनके अनुसार वर्तमान समय में कुछ साधन ऐसे हो सकते हैं जिनका मूल्य अधिक हो, लेकिन एक उच्चतर प्रौद्योगिकी के अंग होने के नाते इनके उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी कीमत जानबूझकर इनके मूल्य से कम रखी जा सकती है। इस तरह की नीति अपनाने से वर्तमान समय में संबंधित साधनों पर अधिक दबाव पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से उत्पादन के ढांचे को प्रभावित करने के लिए यह नीति वांछनीय है। अब हम देखते हैं प्रशासित कीमत और छाया कीमत। प्रशासित कीमत और छाया कीमत में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रशासित कीमतें वे कीमतें हैं जिनका निर्धारण मांग और पूर्ति की मुक्त शक्तियों से निरपेक्ष रूप में किया जाता है। ऐसा दो कारणों से है, अर्थात प्रशासित कीमतें वे कीमतें हैं जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित नहीं होती, उनसे निरपेक्ष रूप में ही निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि इन मांग और पूर्ति की शक्तियों को वांछनीय नहीं माना जाता है और इसलिए इनमें आवश्यक समायोजन करके इन्हें वांछनीय स्तर पर लाया जाता है ताकि प्रशासित कीमत दीर्घकाल में संतुलन कीमत हो सके। यह भी संभव है कि मांग और पूर्ति की दशाओं का आकलन स्पष्टता से न किया जा सके और इसलिए एक निश्चित अवधि के लिए एक ऐसी कीमत निर्धारित कर दी जाए जो औसत लागत के साथ साथ एक न्यूनतम लाभ सीमा भी प्रदान करती हो। अवधि के अंत में अनुगणन के बाद यदि इस कीमत पर मांग और पूर्ति संतुलन में नहीं पाए जाते तो कीमत में यथोचित परिवर्तन करके अगली अवधि के लिए प्रशासित कीमत निर्धारित की जाती है। प्रथम प्रकार के कीमत प्रशासन का उद्देश्य मांग और पूर्ति की शक्तियों को वांछनीय दिशा में समायोजित करना है, जबकि दूसरे प्रकार का कीमत प्रशासन मांग और पूर्ति की शक्तियों की सही सूचना के अभाव में बड़ी फर्मों द्वारा कार्यकारी कीमत निकालना है तथा मांग पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन किए बिना समयोपरि संतुलन स्थापित करना है। छाया कीमत और स्पर्धी कीमत क्या होती है? शैडो प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। स्पर्धी कीमतों की तुलना में छाया कीमतों की श्रेष्ठता हम इस आधार पर व्यक्त कर सकते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब विकास के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है और जब उपभोग का स्तर पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता, तब संकट की स्थिति सामने आती है। इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में विकास के प्रारंभिक चरण में छाया कीमतों के ढांचे को इस तरह लागू किया जा सकता है जिससे उपभोग वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाएं, ताकि उपभोग कम हो तथा उत्पादन वस्तुओं की कीमतें कम हो। आर्थिक विकास के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने पर कीमत ढांचे को विपरीत दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोग वस्तुओं की कीमत को कम किया जा सकता है तथा उत्पादन साधनों की कीमतों को बढ़ाकर उत्पादन को नियंत्रित किया जा सकता है और उपभोग तथा उत्पादन में सामंजस्य बनाए रखकर समग्र रूप में आर्थिक क्रिया को उच्च स्तर पर कायम रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं छाया कीमतों की उपयोगिता क्या है, इनकी महत्ता क्या है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ शैडो प्राइसेस। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में छाया कीमतें अथवा लेखांकन कीमतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रोग्रामिंग में विवेकशील, सुनिश्चित तथा सुसंगठित ढंग से आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय को काल पर्यंत अधिकतम बनाना होता है। इसके लिए यह निवेश की मात्रा और संरचना का इष्टतम प्रयोग करती है, जिसके लिए यह सार्वजनिक निवेश तथा राजकोषीय, मौद्रिक एवं वाणिज्यिक नीतियों को स्वीकार करती है। अल्पविकसित देशों में निवेश के इष्टतम प्रयोग का तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती,
बल्कि वास्तविकता यह होती है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्राय साधन की कमी, बाजार कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति और विदेशी विनिमय की कमी पाई जाती है। इन समस्त कठिनाइयों पर छाया कीमतों की सहायता से काबू पाया जा सकता है, जिसमें राजकोषीय, मौद्रिक तथा अन्य नीतियां साधन वस्तुओं तथा विदेशी विनिमय की बाजार कीमतों को उनकी छाया कीमतों के अनुकूल लाकर प्रोग्रामिंग को सफल बनाती हैं। दूसरा इनकी उपयोगिता आती है परियोजना मूल्यांकन में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। छाया कीमतें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित देशों में विभिन्न आर्थिक सामाजिक बाधाओं के कारण जब मार्केट मैकेनिज्म बिल्कुल अपूर्ण ढंग से काम करता है, तब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का काम बाजार निर्धारित कीमतों के अनुसार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इन देशों में योजना काल में कीमतें निरंतर बढ़ती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रोजेक्ट पर आने वाली लागतों एवं लाभों का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं होता। इसलिए छाया कीमतें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक सरल उपकरण है। एक इनपुट जैसे पूंजी, श्रम अथवा विदेशी मुद्रा की छाया कीमत इसकी वैकल्पिक लागत या अर्थव्यवस्था की हानि दर्शाती है, जो कि इसकी एक इकाई की पूर्ति कीमत होने के कारण होगी। एक साधन जिसकी पूर्ति में कमी होने की संभावना हो, उसकी छाया कीमत उसकी बाजार कीमत से ऊंची होनी चाहिए, जबकि जो साधन सरप्लस में हो उसका मूल्य उसकी बाजार कीमत से कम होना चाहिए। इस तरह छाया कीमतों का प्रयोग एक प्रोजेक्ट का नेशनल इनकम पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये प्राय लाभदायकता की कसौटी अथवा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, जहां लागत और लाभ दोनों ही छाया कीमतों पर निकाले जाते हैं। कभी-कभी छाया कीमतों के कच्चे अनुमान भी सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है संसाधनों का इष्टतम आवंटन, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों के इष्टतम आवंटन का प्रयास किया जाता है। छाया कीमतें इस काम में सहायक होती हैं। प्रोफेसर टिनबर्जन सुझाव देते हैं कि अल्प विकसित देशों में निवेश की प्राथमिकता निर्धारण में उत्पादन साधनों की छाया कीमतों का उपभोग किया जाना चाहिए, न कि उनके अवलोकित बाजार कीमतों का। संसाधनों के आवंटन के लिए छाया कीमतों अथवा लेखांकन कीमतों के उपयोग को अधिमान इसलिए दिया जाता है क्योंकि साधनों की प्रचलित बाजार कीमतें उनकी दुर्लभता को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती। अतः उनके उपयोग से संसाधनों के कुआवंटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। छाया कीमतें संबंधित साधनों की अवसर लागतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः वे संसाधनों के विवेकशील आवंटन की सबसे अच्छी पथ प्रदर्शक हो सकती हैं। इस तरह छाया कीमतें आर्थिक नियोजन में साधनों के इष्टतम आवंटन में एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकती हैं। तकनीक का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। विकासशील देशों में श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक में से किसे चुना जाए और इस चयन को कैसे ऑप्टिमम बनाया जाए, अनुकूलतम बनाया जाए, इसके लिए छाया कीमतों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी के लिए लोक नीति निर्माण में छाया कीमतें यथार्थ कीमतें होती हैं जिनके सही निर्धारण पर योजना की सफलता निर्भर करती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का विकास छाया कीमतों के अनुसार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निजी क्षेत्र में भी इन्हीं कीमतों के अनुसार श्रम, पूंजी तथा विदेशी विनिमय के मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते। इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति, मौद्रिक व अन्य नीतियों के माध्यम से वस्तुओं एवं साधनों की बाजार कीमतों को छाया कीमतों के अनुरूप लाकर ही योजना काल को क्रियान्वित और सफल बना सकती है। इसके बाद हम आते हैं छाया कीमतों की कठिनाइयां देखते हैं। डिफिकल्टीज ऑफ शैडो प्राइसेस। सबसे पहली परेशानी आती है ढांचागत आंकड़ों की अनुपलब्धता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल डाटा। जो गरीब और अल्प विकसित देश हैं वहां उपयुक्त और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि इन देशों में प्राय लोग अशिक्षित और अनपढ़ होते हैं जो ठीक ढंग से लेखा नहीं रख पाते। छाया कीमतों की गणना आंकड़ों की प्राप्यता की मान्यता पर आधारित है। दूसरी कठिनाई समय आयाम को लेकर होती है, टाइम डायमेंशन। छाया कीमतों की धारणा स्टैटिक है और काल रहित है।
क्योंकि छाया कीमतों का प्रयोग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोग्रामिंग की कठिनाइयों के निवारण के लिए किया जाता है। जब साधन कीमतें काल पर्यंत परिवर्तित होती रहती हैं, ऐसी अवस्थाओं में सभी इनपुट और आउटपुट का स्थिर छाया कीमतों पर मूल्यांकन होता है। यह वास्तविक नहीं, क्योंकि निवेश ढांचे का प्रत्यक्षीकरण इन यथार्थ मूल्यों को अपने आप प्रभावित करेगा, लेकिन केवल कुछ समय बाद, क्योंकि निवेश प्रक्रियाएं अनिवार्यतः समय उपभोगी होती हैं। तीसरी कठिनाई यह आती है एग्जिस्टेंस ऑफ फुल इक्विलिब्रियम आर्बिट्रेरी, यानी पूर्ण संतुलन का अस्तित्व अविहित होता है। किसी साधन या उत्पाद की मौलिक कीमत ज्ञात करने के लिए समस्त बाजारों में पूर्ण संतुलन होना आवश्यक होता है, लेकिन यह बात विकासशील देशों के संबंध में सत्य नहीं है, क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों में मूलतः बेसिकली तो असंतुलन की स्थिति विद्यमान होती है। अतः छाया कीमतों की प्रकृति पूर्णतया असत्य एवं मनमानी है। अगली कठिनाई आती है कि पूर्ण रोजगार संतुलन संभव नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। समस्त अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता छाया कीमतों की अवधारणा को अनिर्धारित बनाती है। यह मांग और पूर्ति फलन का पूर्ण ज्ञान अपेक्षित रखती है, जो अर्थव्यवस्था में चालू वर्तमान सामाजिक संस्थाओं पर आधारित है। जैसा कि प्रोफेसर लुइस ये कहते हैं कि भूमि की कीमतें सामान्यतः कृषि नीति तथा भूमि पट्टा प्रणाली पर निर्भर करेंगी। श्रम की पूर्ति कीमत संभाव्य श्रमिकों की प्रेरणा तथा शिक्षा, स्वीकार्यता तथा महिलाओं की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रति धारणा पर निर्भर करेगी। पूंजी की कीमत अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की श्रेणी पर निर्भर करेगी। अतः अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान संस्थानिक ढांचे की छाया कीमतें समुचित ढंग से आकलन नहीं कर पाती हैं। व्यावहारिक कठिनाइयां भी आती हैं। अर्थव्यवस्था में छाया कीमतों के प्रयोग में एक व्यावहारिक कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब निजी उपक्रम बाजार कीमतों पर आगतों को खरीदते हैं और निर्गतों को बेचते हैं। दूसरी ओर सरकार अपनी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए छाया कीमतों का प्रयोग करती है, लेकिन सभी आगतों को बाजार कीमतों पर खरीदती है। जहां उसका एकाधिकार नहीं होता, अपने निर्गतों को प्रतियोगी बाजार कीमतों पर बेचती है। इसके बाद आता है अनिर्धारित अवधारणा, इनडिटर्मिनेट कॉन्सेप्ट है। कईयों के अनुसार छाया कीमतें श्रम की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होंगी, परंतु वास्तव में साधनों की सीमांत उत्पादकता तथा उत्पादकों की कीमतों और सहायकों एवं करों के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया की गणना करना आसान नहीं है। अतः सीमांत उत्पादकता पर आधारित छाया कीमतें भी अनिवार्य हैं। एक समस्या आती है अधिक पूंजी गहन परियोजना, मोर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। छाया कीमतों का निर्धारण ऐसे प्रोजेक्ट में कठिन हो जाता है जहां पर की पूंजी गहनता अधिक होती है तथा जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट और पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। माना कि दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक की लागत दूसरे की निर्गत है और विलोमशः भी। तो ऐसी स्थिति में श्रम, पूंजी तथा विदेशी मुद्रा आदि आगत की छाया कीमतों का निर्धारण कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट के निर्माण संबंधी निर्णय समान नहीं हो सकते। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त लेखांकन अथवा छाया कीमतों के अर्थव्यवस्था में उपयोग से जो व्यावहारिक कठिनाइयां पाई जाती हैं उन्हें भी शामिल कर लेना चाहिए, जिनके अनुसार व्यापारी बाजार कीमतों के अनुसार भुगतान करते हैं। श्रमिकों को वास्तविक बाजार मजदूरी प्राप्त होती है तथा उधार चालू ब्याज दरों पर दिया जाता है। इस तरह छाया कीमतें केवल अनुमानित अथवा संभावित कीमतें ही बनकर रह जाती हैं। संभवतः छाया कीमतों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही गुनार मेडल ने मत व्यक्त किया कि छाया कीमतें अवास्तविक हैं तथा यह बहुत उपयोगी नहीं है। इस संबंध में उन्होंने मत व्यक्त किया कि छाया कीमतें अवास्तविक होती हैं तथा यह बहुत उपयोगी नहीं है। इस संबंध में छाया कीमतों की अमूर्त तथा काल्पनिक धारणा दक्षिण एशियाई आयोजकों के समक्ष सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं हो सकती। पॉल स्ट्रीटन कहते हैं कि छाया कीमतें योजना में प्रेरणा और उत्साह में अंतर करने में विफल रही हैं। छाया कीमतों की उपयुक्त सीमाओं के बावजूद अल्प विकसित देशों में नियोजन की सफलता और नियोजित विकास में छाया कीमतों का महत्व
एवं उपभोग बढ़ता जा रहा है। शैडो प्राइजेस, छाया कीमतों का ये अध्याय जो 2 भागों में विभक्त था, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये संपूर्ण अध्याय, ये पूरा चैप्टर हमने लिया है प्रोफेसर एम.एल. झिंगन की पुस्तक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन से, और दूसरी पुस्तक हमने प्रोफेसर जे.पी. मिश्रा की ली है समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। सभी विद्यार्थी इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करें और इसे समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।